हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर आप कभी सोचे हैं कि कोई भी चीज कैसे बनता है, वाटर कैसे बनता है, और जो आयरन होता है मतलब जो लोहा होता है उसमें रस्ट कैसे लगता है, तो ये सब हम लोग समझेंगे किस वीडियो में, इस वीडियो में। आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो पहला क्या है? अ न्यू केमिकल फॉर्म, यानी जब दो केमिकल मिलकर कोई एक केमिकल बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चाहे जहां भैया जहां दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना रहे हैं, उन्हें कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आप सबने तो इक्वेशन से समझ लिया होगा, मतलब प्लस माइनस इज इक्वल टू कोई सिंबल से रिलेटेड होगा। हाँ, वही बात है, आप बहुत सही पकड़े। तो जो केमिकल इक्वेशन होता है वो यही केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वही है केमिकल इक्वेशन। यानी जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर कोई सिंबल लग रहा है, तो यही क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर 2H2 है प्लस O2 है, क्या बना दे रहे हैं? 2H2O। यानी यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है किसके? हाइड्रोजन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पर वाटर के दो मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? सिंबल या नंबर से किया जाने वाला रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल या नंबर से जो भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे ये नंबर ये सिंबॉलिक फॉर्म में किया गया है, तो ये है केमिकल इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया क्या होता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन? चलिए एक बार और समझते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी एक सब्सटेंस बनाता है, तो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। न्यू केमिकल फॉर्म, कोई भी एक नया केमिकल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर वाटर फॉर्म हुआ। आप जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ठीक। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस साइड होता है इसे क्या कहते हैं? पता है? तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इस साइड जो रहता है उसे कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक। और जो सिंगल बनता है, जो इक्वल के इस साइड होगा, किस साइड? राइट साइड जो होगा, उसे कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। ठीक। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया? क्लिस्टर क्लियर? आप सबको समझ में आ गया गाइस? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को क्या करना रहेगा? बैलेंस करना रहेगा। तो बैलेंसिंग क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। यानी केमिकल इक्वेशन में दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का जो एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक। ऐसे बैलेंसिंग का मतलब सिंपली ये है, मान लीजिए ये तराजू एक है। ठीक।
ये दोनों साइड तराजू है। यहाँ पर यहाँ पर समझ लीजिए एक एलिफेंट बैठ गया, हाथी बैठ गया, ठीक, हाथी बैठ गया। और यहाँ पर एक डॉग बैठ गया, ठीक, एक यहाँ पर मान लीजिए दो हाथी बैठ गया और यहाँ पर एक डॉग बैठ गया, तो ये बैलेंस है। यहाँ पर एक डॉग है, डॉग वैसे हल्का भी होता है और एलिफेंट भैया बहुत वजन के होते हैं, किलो किलो में, तो ये बैलेंस थोड़ी ना है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, दोनों साइड के जो नंबर होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, एटम जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर 2H2 है और यहाँ पर O2 है, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, तो दोनों दोनों मिलकर क्या बन गए, यहाँ पर भी दो है, ठीक। ये तो बैलेंस्ड है, क्या है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। समझ में आ गया बैलेंसिंग क्या होता है। अब चलिए कुछ और कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं Mg प्लस O2 इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू MgO2। ये बैलेंस है, आप सब बताइए ये बैलेंस है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर Mg कितना है, Mg 1 है, यहाँ पर O कितना है यानी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक। और इस साइड Mg कितना है, यहाँ पर लास्ट में O के बाद में लगा है, तो यानी ये बस इसको अगर डिवाइड यहाँ से, तो ये O का ये 2 एटम है, O का ये 2 एटम है। अगर यहाँ पर 1 लिखा रहता, 2 लिखा रहता, तो हम लोग कहते कि Mg के पास 2 एटम है या 1 एटम है, ठीक। तो Mg के पास यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर हम लोग 1 मानते हैं, अगर यहाँ बीच में कुछ नहीं दिया गया है तो इसको 1 मानते हैं। और ये O2 कितना है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो देखिए बैलेंस है, Mg यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर भी O2 है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। तो गाइस अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला टाइप्स क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और 1 प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे ये तो आप सबको पता है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वन क्या फॉर्म हो रहा है, 1 सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म जहां हो वो कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पर H2 है और प्लस Cl है, दोनों कंबाइन होके, दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है 2HCl। समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें 1 प्रोडक्ट फॉर्म हो। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि बस 2 ही रिएक्टेंट मिलकर कोई एक बनाए, इसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग प्लस C कर दे रहे हैं तब भी ये प्लस C इक्वल टू, तब भी ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, चाहे जितना रिएक्टेंट हो जाए, पर जहां भी एक प्रोडक्ट बने वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन यानी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नाम से ही पता चल रहा है डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी उल्टा हो जाएगा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, तो अब चलिए जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट ब्रेक्स इन, किसमें, इन सिमिलर फॉर्म। ठीक, इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो कई सारे सिमिलर फॉर्म्स में ब्रेक होगा। एग्जांपल जैसे यहाँ पर ए बी है, वो कितने फॉर्म, वो ब्रेक हो गया सिमिलर फॉर्म में, मतलब डिफरेंट फॉर्म में। इसमें जो होगा डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट इसमें एक होगा, रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो एक से, वन से, टू, वन से मोर देन। ठीक, इसमें टू से मोर देन रहेगा, वन से नहीं, टू से मोर देन। इसमें तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह हो सकता है, पर रिएक्टेंट कितना होगा, एक ही होगा। रिएक्टेंट कितना होगा, एक ही होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, CaCO3 ब्रेक हो रहा है किसमें, CaO प्लस CO2 में। यहाँ पर एक ये और एक ये सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, क्या, प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो एक ही है, वो कितना है, वो सिंगल है, वन है, अकेला है। दो या दो से ज्यादा भी वो ब्रेक हो सकता है प्रोडक्ट। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया है। एक चीज तो मैं आप सबको बताना भूल गया, जो रिएक्शन होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RXN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RXN, यानी रिएक्शन। जैसे सर्किट को हम लोग लिखते हैं CKT, वैसे रिएक्शन को लिखते हैं RXN। ठीक, अब चलिए आगे। कंपोजिशन रिएक्शन आपको पता चल गया, प्रोडक्ट कई सारे सिमिलर फॉर्म में टूटेगा, पर वो कैसे टूटेगा, ऐसे अपने मन से तो टूटेगा नहीं, उसमें कोई फोर्स लगाया जाएगा, कोई फोर्स लगाया जाएगा तभी तो टूटेगा। उसका क्यों मन टूटने का, जैसे जब किसी को मारा जाता है, किसी फोर्स से तो मारा जाता है, झाड़ू डंडा से, तो किसी कोई फोर्स से वो टूट रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक से टूटे, चाहे वो सनलाइट से टूटे, चाहे वो हीट से टूटे, पर टूट रहा है ना, तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में कैटेगराइज किया गया है इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो अब एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कौन सा नया वर्ड आ गया, चलिए इसको समझते हैं। अब बहुत आसान ये है, जो एंडोथर्मिक होता है, जो एंडोथर्मिक होता है, वो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन मान लीजिए उसको यूज करके तोड़ रहा है, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक। यानी इसका वो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इन एंडोथर्मिक हीट इज यूज्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, हीट इज यूज्ड। पर एक्सोथर्मिक में क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में निकल रहा है हीट। ये क्या, ये जो ट्राइंगल है वो हीट का साइन है, इसका, हीट का। तो जो इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक का, इन दिस प्रोसेस हीट इज रिलीज्ड, मतलब एग्जिट हो रहा है। यहाँ पर एक्सो से आप समझ लीजिए, मतलब हीट एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसका एग्जांपल अब हम लोग जानते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। तो एंडोथर्मिक का जो एग्जांपल है वो है फोटोसिंथेसिस। जब कोई भी प्लांट, ट्री फोटोसिंथेसिस करता है अपने खाना को बनाने के लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए, तो उसको सनलाइट का जरूरत पड़ता है, सनलाइट का जरूरत पड़ता है, तभी वो अपना फूड बना पाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सनलाइट हो गया। ठीक, ये क्या है, सनलाइट, यानी इसमें यूज हो रहा है कोई भी फोर्स, यानी सनलाइट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो गया, एंडोथर्मिक का कोई एक एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो आप बता ले जाओगे, फोटोसिंथेसिस। अब एक्सोथर्मिक का क्या होगा, मतलब जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, जैसे एक्सोथर्मिक का होगा रेस्पायरेशन। जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, यानी सांस को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो कुछ गरम गरम रहता है, हीट यानी एग्जिट हो रहा है, तो वही है
एक्सोथर्मिक, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एग्जिट हो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होगा, ऐसा ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का यूज हो वो क्या है, एंडोथर्मिक। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए रिस्पायरेशन में एक्सोथर्मिक का ये एग्जांपल है और एंडोथर्मिक का ये वाला है। तो एक्सोथर्मिक में हीट एग्जिट होगा, तो यहाँ पर देखिए एग्जिट हो रहा है ना, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, हीट लास्ट में एग्जिट हो रहा है, लास्ट में निकल रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए एक बार और समझते हैं एकदम से, ठीक। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट होगा वो कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, सिमिलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। वो कैसे ब्रेक होगा, कोई फोर्स उस पर लगेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक हो, चाहे वो हीट हो, चाहे उसमें सनलाइट लगे, सनलाइट का यूज हो, तभी तो वो टूटेगा। तो उसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको किस में कैटेगराइज किया गया है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट यूज हो, हीट का जिसमें यूज हो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अब एक्सोथर्मिक क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एग्जिट हो, हीट बाहर निकले, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब एक एक एग्जांपल भी आप सबको पता चल गया, एंडोथर्मिक का फोटोसिंथेसिस और एक्सोथर्मिक का रेस्पायरेशन। यहाँ तक एकदम मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सारे लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज को डिस्प्लेस करना, यानी उसको इंटरचेंज कर देना, चेंज करना, ठीक। तो अब जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेस दो बार हो गया है, लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक। यानी कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव मेटल को। जो भैया ताकतवर रहेगा, मोटा रहेगा, वही तो जीतेगा रेसलिंग में, WWE में, ठीक। जो पतला रहेगा वो कैसे जीतेगा, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वही हमेशा जीतता है, और जो जिसके पास लेस पावर होती है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया क्या होगा, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक। जैसे ये मान लीजिए ये मोर रिएक्टिव मेटल है, सी मान लीजिए मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक। और यहाँ पर ए बी है, ए बी में जो ए है वो लेस रिएक्टिव है। कौन सा, ए जो है वो कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ये जो सी वाला रहेगा भैया वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाई ए वाले को, ठीक। तो ये जब डिस्प्लेस कर देगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, सी बी प्लस ए। इसको अकेला छोड़ देंगे, तुम जाओ भागो अकेले, क्योंकि ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। तो चलिए अब एक केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। ये Fe है और ये CuSO4 प्लस FeSO4 ये बन गया, ठीक। तो कैसे भैया जानेंगे कि ये मेटल रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए ये टेबल है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक। क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, यानी कि जो है मोर रिएक्टिव है, और जो ऐसे नीचे होता जाएगा वो लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पर Hg तक आप सबको दिखाई दे रहा है, Hg तक। तो Hg के नीचे है Ag, Pt, फिर Au, ठीक।
यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो के सबसे मोर के जो है वो मोर रिएक्टिव है, और एयू जो है, एयू मतलब गोल्ड, जो ये है वो लेस रिएक्टिव है। तो जो Fe यहाँ पर है, Fe जो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो Cu है, अब चलिए देखते हैं Fe यहाँ पर है, Fe यहाँ है, और Cu कहाँ पर, Cu यहाँ है, यानी ये लेस रिएक्टिव है। Cu क्या है, लेस रिएक्टिव है, और जो Fe है भैया वो मोर रिएक्टिव है। तो Fe जो होगा वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस कर देगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा Cu, क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव था और जो Fe था वो मोर रिएक्टिव था। फिर जब ये डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu को अकेला छोड़ देंगे। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, टॉपिक है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, और इसमें क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एक्सचेंज ऑफ आयन। आयन क्या होता है, जो प्लस माइनस, कोई भी मेटल के ऊपर जो प्लस माइनस लिखा रहता है वही है आयन। प्लस और जो माइनस नेगेटिव का सिंबल रहता है वही होता है आयन। द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, तब और क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए Na एक है मेटल, और यहाँ पर OH है। तो Na पे कितना चार्ज रहता है, +1 रहता है, और OH पे -1 रहता है, और H पे कितना रहता है, +1, और Cl पे -1। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो इसको नहीं चाहता, मतलब इससे वो कंबाइन नहीं होता, तब वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, जैसे Na इससे कंबाइन होगा। ठीक, आप सब सोचेंगे इससे क्यों नहीं कंबाइन हुआ, क्योंकि दोनों जो आयन होगा वो सेम हो जाएगा ना, तो कैसे कंबाइन होगा, इसीलिए निगेटिव साइन चाहिए, इधर प्लस इधर माइनस, चाहे इधर प्लस इधर माइनस। ठीक, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, NaCl। फिर H2O कैसे बना, यहाँ पर OH -1 है और यहाँ पर H+1 है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक, इसमें देखिए एक H ये है और एक H ये है। ठीक, ये H मिलके क्या बना देंगे, H2। ठीक, मतलब दो H है, और ये अकेला जो O है वो लास्ट में लग जाएगा, तो क्या बन गया, NaCl + H2। यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।